दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत आपसे चर्चा किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया मींस एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर। आप सभी को पता है एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अपने आप में समाप्ति की तरफ चल रहा है। ठीक है, हमने आपसे कहा है अगर आपको नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप जो है आप अपनी बात को बेधड़क कहिए। देखिए यहां लिखा जा रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। हमने आपसे कहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान आप सभी के लिए आपके लिए नोट्स उपलब्ध है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप मामूली सी शुल्क 150 रुपए को पेमेंट करके आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स संबंधी समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप अपनी समस्या को अवगत कराएं। नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है 9452331053 पर। ठीक है, आप अपनी बातों को बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, यहां लिखा जा रहा है आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत हमने आपके बीच में कर दिया था। चैप्टर नंबर 7 का आज पार्ट नंबर 2 आपके बीच में जा रहा है। ठीक है, पहला पार्ट ऑलरेडी आपके बीच में जा चुका है, दूसरा पार्ट यहां लिखा जा रहा है चैप्टर नंबर 7 अधिगम में सीखना होता है, अर्थ तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक और प्रभावशाली विधियां क्या होती हैं, इस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर नंबर 7 का तो बिल्कुल आप पहले को देखते हुए दूसरे पर विजिट करें, क्योंकि अगर आप पहला नहीं देखते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरा लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा ये जो आप 150 रुपए का कोर्स परचेज कर रहे हैं, हमने आपसे कहा है कि जब आपके जो है लास्ट 1 से 1.5 महीने बचेंगे तो उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो आप जो है इतने 150 रुपए पेमेंट करके ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं उसको प्रोवाइड किया जाएगा और प्रीवियस ईयर पेपर के बाद ठीक है मॉडल पेपर भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी से आप कोर्स को परचेज करें अगर आपकी इच्छा है तो। आप सभी के लिए क्लासें अनवरत आपसे पर डे यहां से प्रोवाइड की जा रही, बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ, सारी चीजों का सफाया हुआ, फिर से मैं एक नए उमंग के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं आपको ले चलता हूं सीधे तौर पर मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत आपके बीच में हो चुकी है। आज आपके बीच में पार्ट नंबर 2 चैप्टर 7 आपके बीच में जा रहा है। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि अगर इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाकर 150 रुपये का पेमेंट करके आप तत्काल जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत से पहले हम आपको बताना चाहेंगे सीखने की प्रभावशाली विधियां क्या होती हैं। हमने आपको कल के वीडियो में बताया था अधिगम मींस सीखने के जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उस पर हमने आपसे चर्चा किया था। आपका जो पहला कारक था वो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य था, दूसरा परिपक्वता था, तीसरा अगर हम बात करें तो सीखने की इच्छा थी, चौथा प्रेरणा और इसी तरह से 5-6 हमें लगता है कि 9 से 10 टॉपिक पर हमने आपसे चर्चा किया हुआ था। ठीक है, तो बहरहाल वो प्रभावशाली विधियाँ प्रभावित करने वाले कारक यानी आप जब भी कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ उस सीखने में बाधा उत्पन्न करती है उस पर हमने चर्चा किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं सीखने की प्रभावशाली विधियां, यानी आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी विधियां आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला आपके बीच में आ रहा है करके सीखना। देखिए यह चीज़ें आपके बीच में नोट्स के रूप में भैया शार्ट तौर पर तो जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा किसी भी चीज़ को आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता बाबू, आप जब कोई चीज़ समझ जाएंगे ना वह चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाती हैं। इस वजह से चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जीव विज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट आपके बीच में आ रहा है तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश
करें कि समझने का प्रयास करें। हम बार बार किसी चीज़ को क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि हमारा परम उद्देश्य होता है कि आपको एक ही बार में उस चीज़ को क्लियर करना, ठीक है। हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो बहरहाल सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप नए उमंग और नए जोश के साथ चलिए लेक्चर पर। आपका पहला टॉपिक आपके बीच में आ रहा है करके सीखना। सीखने की प्रभावशाली विधियों के तहत पहला टॉपिक है करके सीखना। जैसे लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कोई बालक होता है, अगर किसी चीज़ को वह स्वयं करके सीखता है तो कहीं ना कहीं जो करके सीखा हुआ ज्ञान होता है वह स्थायी होता है। जैसे इसमें कहा जा रहा है, अगर हम आपसे बात करें कि बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उसमें उद्देश्य निहित होता है। जैसे आप कोई कार्य, जैसे हम मान लें आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड करने का उद्देश्य क्या है कि हम भविष्य में शिक्षक बनेंगे, ठीक है। तो यही आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें उद्देश्य आपका निहित है। वे यह भी देखते हैं कि उनका प्रयास सफल हुआ है या नहीं। यदि वो असफल होते हैं तो उसमें हुई गलतियों को ज्ञात करके उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में फ्रॉबेल का एक विचार है, ठीक है। एक फ्रॉबेल महोदय एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि क्रिया के द्वारा ही बालक किसी कार्य को सीखता है, अतएव जहां तक संभव हो सके बालक को करके सीखने का अवसर दिया जाए। यह अवसर शब्द, ठीक है, अवसर शब्द अगर बात किया जाए तो आपके सीटेट लेवल तक की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह के शब्द आ रहे हैं, अवसर देना शब्द अगर कहीं भी आ रहा है तो बाबू 100% आपका वही सफल होगा, ठीक है, वही आंसर आपका सफल होता है या सही होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर किसी भी बालक को आप पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे स्वयं कराने का प्रयास करें, यानी स्वयं वह अगर किसी कार्य को करके सीख रहा है तो वह ज्ञान उसका हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है अनुकरण द्वारा सीखना। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, हमने आपसे बताया था, कल ही वीडियो में चर्चा किया था कि अगर आपके घर में गाली गलौज, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो जो बालक है आपके घर में, छोटा सा बालक है, अगर वह उसी चीज़ में वह ढल रहा है तो आगे चलकर वह भी लड़ाई झगड़े में रुचियाँ लेने लगता है, ठीक है। आपसे उसी तरह से लड़ाई करेगा, कहेगा जब भैया हमारे कर रहे हैं, हमारे पिताजी कर रहे हैं, हम काहे नहीं करेंगे। इस वजह से हम आपसे बार बार कहते हैं कि कभी भी, ठीक है, अपने घर में छोटे बच्चों के समक्ष जो है गाली गलौज इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अनुकरण से आशय है किसी भी व्यक्ति द्वारा फिर से करना, ठीक है। जैसे आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने किसी कार्य को किया और एक छोटा सा बालक उसे देख लिया, तो जैसे ही आप उसके पीछे जाते हैं या कहीं जाते हैं, तत्काल वह बालक उसी कार्य को करने लगता है। एक छोटे से बालक में अनुकरण की शक्ति बहुत तीव्र गति से पाई जाती है, ठीक है। अनुकरण आपका दो प्रकार का होता है, पहला तो अनजाने में होता है और दूसरा होता है लोग जानबूझकर कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें आप समझने का प्रयास करिएगा। हमने आपसे बार बार इसलिए कहा है आप किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि हम समझ जाएं, ठीक है। लेक्चर आपके बीच में बढ़ा जाएगा, चूंकि चैप्टर नंबर 7 आपका बड़ा है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 पार्ट में, आज आपका दूसरा पार्ट जा रहा है, कल आपके बीच में तीसरा पार्ट जाएगा। हम ये मानकर चलिएगा कि आपका 1 महीना पहले हम आपके सिलेबस को फिनिश कर देंगे। जैसे आप सोच रहे हैं कि जो जैसे कंप्यूटर का और सामाजिक विज्ञान का आपके बीच में लेक्चर नहीं गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर आपके बीच में दे दिया जाएगा तो वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वह हमारा काम है, आप कितना पढ़ रहे हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। निरीक्षण करके सीखना, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि बालक जिस वस्तु को निरीक्षण करते हैं, ठीक है, बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वो जल्दी से अस्थायी रूप से सीख जाते हैं। जैसे किसी चीज को अगर कोई बालक है वह बार बार उस चीज को देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वही चीजें उसके दिमाग में सेट हो जाती है। ये तो ऐसे था, ठीक है। निरीक्षण करते समय बालक अपने अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी चीज़ को, जैसे हम अगर आपकी ही बात करें, आप किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं तो आप उसे बहुत बारीकियों से देखते हैं, इसमें ऐसे था वैसे था, ठीक है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि निरीक्षण करके अगर कोई चीज़ को सीख रहे हैं तो वह ज्ञान हमेशा के लिए आपका अस्थायी हो जाता है। परीक्षण करके सीखना, कोई चीज़ आप परीक्षण कर रहे हैं तभी भी वहाँ पर भी आपका जो है ज्ञान वो अस्थायी हो जाता है। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, जैसे अगर बात किया जाए, एक छोटा सा बालक होता है, आप
आपने देखा होगा, वैसे जब आप भी छोटे रहे होंगे तो आपके सर जी ऐसे गोले में आप सभी को बैठा देते थे और एक इंसान, एक लड़का जो है खड़े होकर आपको पहाड़ा, टेबल, जो भी आपने कहा होगा उसी को कहता था, ठीक है। तो वह कहीं ना कहीं सामूहिक विधियों द्वारा सीखना होता था, ठीक है। वह कहीं ना कहीं आपकी ज्ञान में वृद्धि करता था। आगे हम बात करें वाद विवाद द्वारा जो है वाद विवाद विधि, यह भी कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ बात करते हैं, वो आपसे करते हैं, इसमें भी आपके ज्ञान का भंडार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ चला जाता है। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधियां, ये भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी विधियां आपने देख रहे हैं, ठीक है। सम्मेलन व विचार गोष्ठी की अगर हम बात करें तो इस विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपनी बातों को करते हैं। जैसे हमने कहा आपसे, ठीक है, जैसे हमने कहा आपसे कि आपने कोई बात इनसे पूछा और ये आपसे पूछ लिए, ठीक है, तो यही आपका सम्मेलन या विचार गोष्ठी विधियां होती है। अगला लास्ट आपसे कहा जा रहा है समूह अधिगम विधि, ठीक है। जैसे समूह अधिगम की अगर हम आपसे बात करें तो इस विधि में बालकों को समूह के रूप में एक साथ बैठाकर उनके चित्र द्वारा जो है अथवा उसके चित्र द्वारा या अगर कहा जाए अन्य सामग्री देकर सिखाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक की बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। हम बिल्कुल शार्ट में आपको ले चल रहे हैं, डीपली आपको नहीं ले चल रहे, लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इतना भी शार्ट आपके लिए नहीं है। अगर इतनी चीज़ें आप लिख देते हैं, ठीक है, अगर इतनी चीज़ें आप लिख देते हैं परीक्षा में तो कोई माई का लाल नहीं है आपके जो है लिखी गई बातों को काट दे, ठीक है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर दिक्कत लग रही है तो बिल्कुल आप बेधड़क अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर कहिएगा, ठीक है। अब नीचे आता है, यहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहरहाल ऊपर वाला भी कंटेंट महत्वपूर्ण था, ऐसा नहीं था, ठीक है। अधिगम या सीखने के नियम, ठीक है। जैसे अधिगम जो आप सीख रहे हैं उसके क्या क्या नियम हो सकते हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौड़ नियम का प्रतिपादन किए हैं, ठीक है। जिसमें हम मुख्य नियम की अगर आपसे बात करें तो पहला नियम आपके बीच में आता है, ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये प्रभाव या परिणाम का नियम, ठीक है। अभ्यास के नियम के तहत 2 नियम आते हैं, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। ये चीज़ें आप समझने का प्रयास करिएगा। आपसे बार बार पूछा जाता है कि E.L. थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार सीखने के कौन कौन से नियम हैं, तो आप पहले, दूसरे और तीसरे नियम को बिल्कुल आप कंठस्थ करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आप मुझे बेधड़क अपनी बातों को समझने का बताने का प्रयास करिएगा। देखिए सॉरी, एक चीज़ हम क्षमा चाहते हैं, यहाँ एक त्रुटियां हुई। जैसे सीखने के जो मुख्य जो हमने कहा आपसे, E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम बताए हैं और जो है 5 गौड़ नियम बताए हैं। तो 3 नियम के तहत पहला आपका है मुख्य नियम, ठीक है। मुख्य नियम, गौड़ नियम, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मुख्य नियम, गौड़ नियम के तहत, मुख्य नियम के तहत आपके 3 नियम आते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम, ठीक है। और गौड़ नियम के तहत आपके बीच में आते हैं, देख पा रहे हैं, प्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अच्छा, ये सभी चीज़ों को हम डिफाइन करते हुए आपके बीच में आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। देखिए अगर बात किया जाए आपसे, आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे तत्परता का नियम। मुख्य नियम के तहत आपका पहला आता है तत्परता का नियम, ठीक है। तत्परता के नियम की अगर हम बात करें तो इस नियम का तात्पर्य, यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं, इसी को हम जो है, और वह कार्य हम स्वयं शीघ्र सीख लेते हैं, इसी को हम तत्परता का नियम कहते हैं। तत्परता, अपने आप को तत्पर रखना, किसी कार्य के लिए अपने आप को तत्पर रखना जो है, आप शाब्दिक अर्थ में समझने का प्रयास करिएगा। किसी कार्य के लिए अपने आप को तत्पर रखना, वही हमारा तत्परता का नियम कहलाता है। अब इसमें एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, भाटिया, ठीक है। इन्होंने अपना एक नियम बताया है। इनके नियम को समझने का एक परिभाषा लिखा है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध में आधा विजय कर लेना, यही हमारा तत्परता कहलाता है। अब दूसरा आपके बीच में आता है अभ्यास का नियम, ठीक है। अभ्यास के नियम के तहत हमने आपसे बताया, आपने तत्परता को देखा, अभ्यास नियम के तहत जो है आपके 2 नियम आते हैं। पहला है उपयोग का नियम, दूसरा अनुप्रयोग का नियम। उपयोग के नियम के तहत इस नियम का अर्थ है, यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते समय उसे सफलतापूर्वक सीख लेते हैं, उसमें हम कुशल हो जाते हैं, तो यही हमारा उपयोग का नियम कहलाता है, ठीक है। दूसरा हम आपसे बात करें अनुप्रयोग का नियम। अनुप्रयोग के नियम के तहत आपसे कहा जा रहा है, यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं, वह भूल जाता है या उसे भूल जाते हैं, तो यह अनुप्रयोग का नियम हो गया। इसमें आपको कुछ समझने की
जरूरत नहीं है। उपयोग का नियम किसी चीज़ का उपयोग करना, और किसी अनुप्रयोग का नियम किसी चीज़ को जब हम हमारे उपयोग में नहीं रह जाता है तो उसे हम भूल जाते हैं, यही हमारा अनुप्रयोग का नियम कहलाता है। ठीक है, तीसरा आपके बीच में आ रहा है प्रभाव या परिणाम का नियम, या इसे हम संतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंतर्गत आपसे बात किया जाए प्रभाव या परिणाम के नियम के अंतर्गत, तो देखिए आपसे कहा जा रहा है किसी कार्य को सीखना या उसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, अहितकर को हम न सीखते हैं और न ही हमारे लिए वह हितकर होता है। ठीक है, प्रभाव या परिणाम या संतोष का नियम आपका ये कह रहा है। आगे हम आप बात करते हैं आपसे गौड़ नियम के तहत। गौड़ नियम के तहत अगर हम बात करें तो गौड़ नियम के तहत 5 नियम आते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका आ रहा है बहुप्रतिक्रिया का नियम। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि गौड़ नियम के तहत कितने नियम आते हैं, तो आप कहेंगे भैया, ठीक है, आप कहेंगे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है हम उसी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। बहुप्रतिक्रिया का नियम आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे हमने डिफाइन करने का प्रयास आपके समक्ष कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है इस नियम का अभिप्राय, ठीक, इस नियम का अभिप्राय जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इसी नियम के तहत आता है। ठीक है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए यह आगे का चर्चा का विषय है, इस पर आगे के रूप में विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुप्रतिक्रिया का नियम आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बिल्कुल मुझे आप समझाने का प्रयास या बताने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, इसके बाद हमारा दूसरा नियम कहता है, आप देख पा रहे हैं, दूसरे नियम के तहत आपके बीच में आ रहा है कि मनोवृत्ति का नियम। देखिए, मनोवृत्ति के नियम से तात्पर्य हमारा है, जैसे इसमें अगर कहा जाए, इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है, जैसी इच्छाएं होती हैं, उसी के अनुपात में हम किसी कार्य को सीखते हैं। ठीक है, यह आपका दूसरे नियम का तात्पर्य है। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम अगर हम बताएं आपसे, इस नियम के अनुसार हम जिस कार्य को सीखना चाहते हैं उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कोई कार्य आप सीख रहे हैं, उसे हम छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर दें। इस प्रकार विभाजक जो कार्य है और सरल और सुविधाजनक बन जाता है। जैसे कोई कार्य अगर बड़ा होगा, ठीक है, कोई कार्य अगर बड़ा होता है और उसे हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दें, ये आप कर लीजिए, वो एक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सुविधाजनक बन जाता है। यही नियम जो हमारा है अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है, अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन सा? आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, पूर्ण से अंश ये शिक्षण के सूत्र हैं। आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जो है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्र हैं, सभी पर विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा। आत्मीकरण का नियम, यह नियम हमारा कहता है, इस नियम का अभिप्राय है कि नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है अपने पूर्व ज्ञान को, यानी अगर कोई ज्ञान आपको पहले से है, ठीक है, कोई ज्ञान आपको पहले से है और वही आपका अस्थायी अगर बन जाता है तो यही आपका आत्मीकरण का नियम कहलाता है। यही कारण है कि जब शिक्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है तब उसका पहले सीखी हुई बात उससे संबंध स्थापित करता है। जैसे जब भी आप किसी विद्यालय में टीचिंग कार्य करने जाते हैं तो पहले आप किसी भी बच्चे का पूर्व ज्ञान, यानी पहले से जो उसके अंदर ज्ञान है उस चीज़ को आप निकालने का प्रयास करते हैं, आप परखने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को कितना ज्ञान हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी शिक्षा को आगे जारी करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं पहले में आप क्लास में घुस गए और तुरंत ही आप अपने लेक्चर को प्रारंभ कर दें, यह गलत है। पहले आपने जो पढ़ाया है, ठीक है, उस चीज़ को आप परखिए कि बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं, उसके बाद ही आप अपने टीचिंग कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यह एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है। संबंध परिवर्तन का नियम, इसमें कहा जा रहा है, इस नियम का अभिप्राय है कि पहले कभी की गई क्रिया को, ठीक है, जैसे पहले आपने किसी कार्य को कर लिया, उसी के समान दूसरी परिस्थिति में, किसी कार्य को आपने पहले किया, सेम उसी के समान आपके बीच में कोई भी परिस्थिति आ रही है, ठीक है, तो आप उस कार्य को कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका संबंध परिवर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, ये रहा आज का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 पर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर आपको चैप्टर नंबर 7 में किसी भी प्रकार की समस्या हुई है तो बिल्कुल आप मुझे अवगत कराने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।